हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं अफवाह तंत्र, ये इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, ये इसके अंतर्गत हम नदियां पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं अफवाह तंत्र यानी कि नदियों के बारे में। तो देखिए, कह रहे हैं जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जलमार्गों के माध्यम से होता है तो उसे अफवाह कहते हैं तथा इन जलमार्गों के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। तो जब नदियां अपने जल को लेकर के एक निश्चित जलमार्ग से बहाव करती हैं तो उसको अफवाह कहा जाता है और इन्हीं जलमार्गों के जाल को अफवाह तंत्र कहा जाता है। अगला है, इनमें बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, नदी बेसिन तथा छोटी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो बड़ी नदियाँ होती हैं वो अपने जलग्रहण क्षेत्र को लेकर के चलती हैं तो उसको नदी द्रोणी तथा नदी बेसिन कहा जाता है। और जो छोटी नदियाँ या सहायक नदियाँ होती हैं उनके जलग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला फैक्ट है, नदियों के अफवाह प्रतिरूप नदी के उद्गम स्थान से लेकर उसके मुहाने तक उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई संरचना को अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। देखिए, नदियों का जो अफवाह प्रतिरूप होता है वो वास्तव में नदियों के उद्गम स्थान से लेकर के उनके मुहाने तक उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई रचना को ही अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। मान लो नदी यहाँ से निकलती है, उसके बाद में इसकी कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, तो इन्हीं सहायक नदियों के पूरे जलग्रहण क्षेत्र को नदियों का अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अगला फैक्ट है, देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं, अफवाह प्रतिरूप भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला आता है वृक्षाकार अफवाह तंत्र। ये कह रहे हैं जब नदियों की जल धाराएँ सहायक नदी स्थानीय ढाल के अनुसार बहती हैं तो वे नदियाँ एक वृक्ष की शाखाओं के रूप धारण कर लेती हैं। इसे ही वृक्षाकार अफवाह तंत्र कहा जाता है। देखिए, वृक्षाकार अफवाह तंत्र वास्तव में क्या होता है, जब नदियाँ जल धाराएँ और उसकी सहायक नदियाँ ढाल के अनुसार बहती हैं तो वे नदियाँ एक वृक्ष की शाखाओं का रूप धारण कर लेती हैं। इन्हें ही वृक्षाकार अफवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे मान लो नदी यहाँ से निकली और निकलने के बाद में एक वितरिका इसकी हो गई, एक सहायक नदी हो गई, एक सहायक नदी हो गई। इस तरह के जब इसकी सहायक नदियाँ बन जाती हैं तो एक पेड़ की तरह यानी कि वृक्ष का आकार ले लेती हैं ये। तो इसी को क्या कहा जाता है, वृक्षाकार अफवाह तंत्र कहा जाता है। और देखिए, क्वेश्चन ये पूछता है, 4 नदियों के नाम देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सी नदी वृक्षाकार अफवाह तंत्र बनाती है या कौन सी नहीं बनाती। तो इस नदी के अंतर्गत जैसे वो गंगा नदी, गंगा की सहायक नदियाँ, यमुना नदी, यमुना की सहायक, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये कावेरी नदी, ये 4-5 नदियाँ ऐसी हैं जो वृक्षाकार अफवाह तंत्र का उदाहरण पेश करती हैं। जैसे गंगा नदी की सहायक नदियाँ आती हैं तो वो भी एक अफवाह तंत्र के रूप में यानी कि एक वृक्षाकार अफवाह तंत्र बनाती है इस तरीके से। उसके बाद में यमुना भी, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब की सब वृक्षाकार अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। अगला है, देखिए समांतर अफवाह तंत्र। समांतर अफवाह तंत्र क्या होता है, इसमें नदियां लगभग एक दूसरे के समांतर बहती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती या पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो ये समांतर अफवाह तंत्र वास्तव में ये होता है जब एक नदी दूसरे नदी के समांतर बहती है तो इसी तंत्र को समांतर अफवाह तंत्र कहते हैं। जैसे नर्मदा नदी कह रखा, देखिए जो हमारे जैसे हमारा भारत है तो भारत की जो ये पश्चिमी घाट है, कुछ नदियाँ यहाँ से निकल कर अरब सागर में गिर जाती हैं और कुछ नदियाँ यहाँ से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो जो अरब सागर की नदियाँ हैं जैसे नर्मदा हुई, ताप्ती हुई या पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं, ये एक दूसरे के समांतर बहती हैं। इसी तंत्र को समांतर अफवाह तंत्र कहते हैं। या एक नदी जैसे मान लो एक गंगा नदी निकलती है तो गंगा नदी के साथ में पीछे से एक नदी निकलती है, यमुना नदी। तो यमुना नदी का और गंगा नदी के तंत्र का अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह से समांतर अफवाह तंत्र बनाती है, जबकि यमुना नदी अपनी सहायक नदियों के साथ में वृक्षाकार अफवाह तंत्र भी बनाती है। अगला है, देखिए अनुवर्ती नदियाँ कौन सी होती हैं। अनुवर्ती नदियाँ हैं वे नदियाँ जो सामान्यतः ढाल की दिशा में बहती हैं, जैसे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, गोदावरी, जैसे गोदावरी नदी हुई, गंगा नदी हुई, कृष्णा, कावेरी नदी हुई। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, जो अनुवर्ती नदियाँ होती हैं वो नदियाँ हमेशा अपने ढाल की दिशा की ओर बहती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ तो ये आपकी जो दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं ये पश्चिमी घाट से निकल के अरब या बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, पूरब की ओर चलती हैं। तो ये नदियाँ सामान्यतः ढाल के दिशा की ओर बहती हैं, यानी कि ढाल जिधर को होगा उधर को ही इसका पानी जाएगा। जबकि जो नदियाँ ढाल का अनुसरण नहीं करती, अपनी घाटियों में बहती हैं, तो वे नदियाँ जो हैं
दूसरी कहलाती हैं, जबकि अनुवर्ती नदियाँ आपकी ढाल के समान बहने वाली नदियाँ कहलाती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती हैं, जैसे गोदावरी नदी हो गई, गंगा नदी, कृष्णा और कावेरी नदी, ये सब अनुवर्ती नदियों के अंतर्गत आती हैं। अगला आता है परवर्ती नदियाँ कौन सी होती हैं। परवर्ती, तो परवर्ती नदियाँ ऐसी नदियाँ होती हैं जो समकोण पर मिलती हैं। जैसा मान लो एक नदी आई और यहाँ पर जो है दूसरी नदी आकर के मिल गई, तो ये समकोण पर मिलने वाली नदियाँ कौन सी होती हैं, इनको बोलते हैं परवर्ती नदियाँ। इंपॉर्टेंट है, देखिए चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन, ये परवर्ती नदियों के उदाहरण हैं। अगला आता है देखिए पूर्ववर्ती नदियाँ, इंपॉर्टेंट है ये भी। पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी होती हैं, ऐसी नदियाँ जो हिमालय के निर्माण से पहले ही बहती हैं तथा अपनी धाराओं से पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण करती हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। जैसा सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी। कुल मिलाकर के बात यह है, ऐसी नदियाँ जिनका उत्थान हिमालय के निर्माण से पहले ही हो गया है या जो हिमालय से पहले ही बहती हैं, उन नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। और वो आज भी हिमालय पर्वत को काट करके अपने गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज होता है एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा, उसका निर्माण करती हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं, परवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। जैसे मान लो सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सतलज, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं और ये तीन तीन देशों से होकर के बहती हैं। सिंधु नदी जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और सिंधु नदी हो जाती, सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश। और सतलज नदी भी आपकी चीन, भारत और पाकिस्तान। तो ये ऐसी नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कहलाती हैं और इनको पूर्ववर्ती नदियाँ भी कहते हैं। अगला आता पूर्वारोपित नदियाँ, ऐसी नदियाँ जो ढाल का अनुसरण नहीं करती या जो ढाल के विपरीत बहती हैं। जैसे स्वर्णरेखा नदी हो गई, सोन नदी, चंबल, बनास, ये सब की सब कैसे होती है, पूर्वारोपित नदियाँ होती हैं जो अपनी ढाल का अनुसरण नहीं करती। देखिए भारत में दो प्रकार का अफवाह तंत्र यानी कि नदियाँ दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक होती हिमालय नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, दूसरी होती प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो दक्षिण भारत में बहती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो दो प्रकार की कौन कौन सी हैं, जैसे हमारा भारत हो गया तो उत्तर भारत की नदियाँ जो हिमालय के अंतर्गत आती हैं, हिमालय से निकलती हैं, और जो दक्षिण में आती हैं ये वाली नदियाँ उनको प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहा जाता है। तो भारत में दो प्रकार के नदी अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, पहला हिमालयी नदियों का अफवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों का अफवाह तंत्र। ठीक है, तो अब देखिए शुरुआत करते हैं हिमालयी नदियों के बारे में। इनकी कुछ खास बातें हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। तो हिमालयी नदियाँ कह रहे हैं, देखिए इन नदियों का उद्गम स्थल हिमालय एवं उसके आसपास के क्षेत्र से होता है। ये नदियाँ तीव्र गति से बहती हैं तथा अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं, सिंपल सी बात है। देखिए हिमालयी नदियाँ जो हैं इनका उद्गम जो होता है हिमालयी क्षेत्र से, हिमालय से होता है। और देखिए जब ये ऊपरी यानी पहाड़ों से निकलती हैं तो उनकी गति जो होती है बहुत तेज़ होती है, वेग ज़्यादा होता है तथा ये अपनी घाटियों को गहरा भी करती हैं। अगला है ये नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं क्योंकि इनमें जल हिम पिघलने से और वर्षा दोनों से प्राप्त होता है। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, जबकि हिमालयी नदियाँ जो हैं ये हिम यानी कि बर्फ़ के पिघलने से और वर्षा दोनों से ही इनको जल मिलता है, इसलिए इनको बारहमासी नदियाँ कहा जाता है। तो हिमालयी नदियों को बारहमासी नदी कहते हैं क्योंकि जल इनको दो तरीके से मिलता है, एक तो बर्फ़ के पिघलने से और दूसरा वर्षा से। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ बारहमासी नदियाँ नहीं होती हैं, उनको केवल वर्षा से ही जल की प्राप्ति होती है। इन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, जो हमारा उत्तर प्रदेश है या उत्तर भारत का मैदान है, इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। अगला है अपने पर्वतीय मार्ग से ये नदियाँ बी आकार की घाटी का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ बी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। तो जितनी भी हिमालयी नदियाँ होती हैं ये अपने पर्वतीय मार्ग से निकलने के बाद में बी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। देखिए हिमालयी नदियों को तीन भागों में बांटा गया है, पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम इस वीडियो में केवल सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। गंगा नदी तंत्र अगली वीडियो में मिलेगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी अगली वाली वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो आज हम केवल सिंधु नदी तंत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, यह तंत्र सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। इस तंत्र की प्रमुख नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी तंत्र जो है ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसा सिंधु हुई, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं।
तो इनसे बने हुए तंत्र को सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र की सबसे प्रमुख नदी जो है वो है सिंधु नदी, यानी कि मेन नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित बुखरचू के निकट मानसरोवर से होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है उसी पर स्थित है बुखरचू चोटी, उसके निकट मानसरोवर झील से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खबान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? सिंगी खबान। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई भारत में दमचोक लद्दाख से प्रवेश करती है तथा फिर लद्दाख जास्कर श्रेणियों के बीच बहती हुई चिल्हट के पास से पश्चिम पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कुल मिलाकर के बात यह है, मान लो ये आपका भारत है और भारत में जो प्रवेश करती है ये लद्दाख के समीप दमचोक से प्रवेश करती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती हुई चिल्हट के पास पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो लद्दाख से करती है और लद्दाख में स्थित है दमचोक। और किन दो श्रेणियों के बीच में बहती है? लद्दाख श्रेणी की ओर जास्कर श्रेणी के बीच में बहती हुई चिल्हट के पास पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर यानी कि 1114 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु की दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, अब सिंधु नदी की सहायक नदियों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए सिंधु नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में कौन कौन आती हैं? एक तो नुब्रा नदी आती पहले नंबर पे। ये नुब्रा नदी नुब्रा घाटी में मिलती है, नुब्रा घाटी से निकलती है तथा श्योक नदी के साथ मिलकर के सिंधु में मिल जाती है। श्योक नदी यारकंडी नदी मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। श्योक नदी को देखिए यारकंडी नदी भी बोलते हैं और इसको मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। और ये सिंधु की सहायक नदी है जो नुब्रा और श्योक नदी आपस में मिलकर के सिंधु में मिल जाती हैं। उसके बाद में गिलगित नदी भी सिंधु की सहायक नदी है। स्वात नदी, काबुल नदी, कुर्रम, तोपची और गोमल। कुर्रम, तोपची और गोमल सुलेमान श्रेणी से निकलती है। कंदार और झोब ये सब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। अब अगला आता है सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? देखिए जास्कर नदी है, एक सुरु नदी है, एक सुन्न नदी है। तो जास्कर नदी का उद्गम जो होता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर नेमू से होता है। सिंधु और नेमू में जाकर के जास्कर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा से होता है और नेमू में सिंधु से मिल जाती है। एक जगह का नाम है नेमू, वहाँ पर जाकर के सिंधु से मिल जाती है। सुरु नदी इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदी है और सुन्न नदी भी इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। तो देखिए अब बात करते हैं सतलज नदी की, यानी कि इसको सतुद्री भी कहा जाता है। प्राचीन वेदों में सतलज नदी का नाम सतुद्री है। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है। तिब्बत में इसे लांगचेन खब्बाब के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सतलज नदी का उद्गम भी तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और मानसरोवर झील में स्थित है एक राकसताल झील, वहाँ से होता है। तिब्बत में इसे लांगचेन खब्बाब के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए पूछेगा आपसे तिब्बत में सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो लांगचेन खब्बाब के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है। यह भारत में सिपकीले दर्रे से प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं देखिए भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है और ये भारत में सिपकीला दर्रा यानी कि हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। भारत में प्रवेश करने के बाद इसमें स्पीति घाटी से निकलने वाली स्पीति नदी मिल जाती है और किन्नौर जिले हिमाचल प्रदेश में दोनों आपस में मिल जाती है। तो जब ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो स्पीति घाटी से एक नदी निकलती है स्पीति नदी, और किन्नौर जिले में दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं। आगे चल करके देखिए हरिके नामक स्थान पर पंजाब में जाकर बियास से दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। फिरोजपुर पंजाब के पास भारत पाक सीमा पर बहती हुई पाकिस्तान चली जाती हैं और सतलज नदी में मिल जाती हैं, सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सतलज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल जो है 1050 किलोमीटर तक ही है। अगला आता है ब्यास नदी। इंपॉर्टेंट है, देखिए ब्यास नदी, इसको बिपाशा कहा जाता है। यह नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती हुई पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज एवं ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है। यहीं पर हरिके बैराज स्थित है। इसी बैराज से इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर है
यहीं से निकाली गई है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, जो ब्यास नदी है रोहितांग दर्रे से निकलती है, रोहितांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती हुई पंजाब के हरीके नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है। और यहीं पर देखिए हरीके बैराज बना हुआ है। इस बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला है देखिए, यह है पंचनद की एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत से होता है। ये कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं पंच, जिनको पंचनद कहा जाता है, उनमें से एकमात्र सहायक नदी है सतलज नदी, जिसका उद्गम केवल भारत से होता है। ब्यास नदी, जिसका उद्गम भारत से होता है। अगली नदी आती है देखिए रावी नदी। रावी नदी को देखिए पुरुषुड़ी या इरावती नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी रोहितांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है तथा चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सराय सिंधु में जाकर चिनाब से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है देखिए, रावी नदी का उद्गम रोहितांग दर्रे के पश्चिम से होता है तथा चंबा घाटी में प्रवाहित होती हुई यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सराय सिंधु में जाकर के चिनाब से मिल जाती है। अगली नदी आती चिनाब नदी। इंपॉर्टेंट है देखिए ये नदी भी। चिनाब नदी, इसको अस्कनी के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन वेदों में इसका नाम अस्कनी है। यह नदी बारालाचा दर्रे से दो धाराओं चंद्रा प्लस भागा के नाम से निकलती हैं। ये दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर आपस में मिल जाती हैं। हिमाचल में इसे स्थानीय भाषा में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो चिनाब नदी जो है दो धाराओं के रूप में चंद्रा और भागा के नाम से निकलती हैं। और देखिए दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश के तंडी में जाकर के आपस में मिल जाती है और हिमाचल प्रदेश में इसको स्थानीय भाषा में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में 1080 किलोमीटर तक बहने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगली नदी आती झेलम नदी। झेलम नदी, इसको बितीस्ता के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है तथा बूलर झील से होती हुई पाकिस्तान में झुंग नामक स्थान में चिनाब से मिल जाती है। किशनगंगा, कहर इसकी सहायक नदियां हैं। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक भारत पाक की सीमा पर बहती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है देखिए, पूछता है सिंधु नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो भारत पाक की सीमा पर बहती है, तो वो है झेलम नदी, जिसका उद्गम बैरीनाग झील के निकट शेषनाग झील से होता है। उसके बाद अगला फैक्ट है पाकिस्तान में इस नदी पर मंगला डैम बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में इस नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? मंगला डैम। अगला है देखिए, पंचनद नदियाँ आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु से मिल जाती हैं। सिंधु नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। सिंधु नदी का ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी तथा राष्ट्रीय नदी है। पाकिस्तान की जीवन रेखा भी सिंधु नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका सिंधु नदी का पूरा ब्यौरा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।